अमीन वाला आलिही वसहबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफ़ान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। स्टेज पर जलवा अफरोज हम सब लोगों के मखदूम इस जामिया के अमीर हजरत मौलाना ज़ुबैर अहमद कासमी साहब, नायब नाजिम हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब और दीगर उलमाए किराम दानिशवरान मिल्लत, हाज़रीनो नाज़रीनो सामीन, हमारे लिए ये सआदत की बात है कि आज के इस तारीखी इजलास में आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मजमा हमारे सामने मौजूद भी है और चलता फिरता भी है। अकाबिरीन की तवज्जो इस प्रोग्राम पर मरकूज है। मुझे चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करनी है। बहुत इख्तिसार के साथ मैं तामील हुक्म करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हम और आप जो यहां जमा हैं, हम कौन हैं और हमारा तारुफ क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमें अपने बारे में वाकफियत रहनी चाहिए। आप इस बात से वाकिफ हैं कि हमारा आपका रिश्ता जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम है और इस रिश्ते पर हमको और आपको नाज भी है। ये उम्मत पूरी दुनिया में फैली हुई है और 1/4 आबादी पूरी दुनिया की इस उम्मत के अफराद की आबादी है। फिर कायनात के खालिक और मालिक ने इसको किसी एक इलाके में आबाद नहीं किया है। ये रीजनल, जोनल और इलाकाई कोई उम्मत नहीं है, कोई ऐसी आबादी नहीं है जो एक जोन में रहती हो, एक इलाके में रहती हो। ये फैली हुई आबादी है पूरी दुनिया में। कायनात के खालिक और मालिक ने सियासी तौर पर आप देखें तो पूरी दुनिया में आज के इन हालात में भी 57 मुस्लिम ममालिक हैं जिसको आप मुस्लिम मुल्क कहते हैं, और वो मुल्क पूरी दुनिया में मुस्लिम मुल्क की हैसियत से जाना जाता है। आज के इस दौर में हम अपने आप को मफलूकुल हाल और गरीब समझते हैं। आज की ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि आज भी दुनिया के 68% जोग्राफिये पर, जमीनी हिस्से पर मुसलमानों का कब्जा है और मुसलमान उस सरजमीन पर काबिज हैं 68% जोग्राफिये पर। और आपके इल्म में ये बात भी होगी कि आज दुनिया में 73% मालियात पर इसी मिल्लत का कब्जा है, यानी 100 में 73% मालियात पर इस मिल्लत के अफराद का कब्जा है। बहुत इख्तिसार के साथ ये समझना चाहें आप तो ये समझ सकते हैं कि अगर आज इस मिल्लत के अफराद को ये तौफीक हो जाए और ये जुरत हो जाए कि वो अपने पेट्रोल की टैंकी पर ताला लगा दें, तो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के जहाज गैरेज में तब्दील हो जाएंगे और कुव्वत परवाज वो खो देंगे। उनके पास कोई सलाहियत नहीं रहेगी। ये सारा सरमाया, सारी ताकत, सारी कुव्वत इस मिल्लत के पास आज भी कायनात के खालिक ने दे रखी है। एक सूरत हाल तो ये है। दूसरा मंजरनामा हमारे आपके सामने
इंतहाई दर्दनाक कर्बनाक आलमी मंजरनामा भी है जिससे हम और आप वाकिफ हैं और आप जानते हैं। कायनात के खालिक और मालिक ने जिस आयत के जरिए ये ऐलान किया कि लोगों तुम परेशान मत हो, तुम गमजदा मत हो और तुम खौफ मत खाओ, हम तुमको कामयाब करेंगे अगर तुम मोमिन रहोगे। सरमाए की बुनियाद पर कामयाब करने का वादा नहीं किया है, अफराद की बुनियाद पर कामयाब करने का वादा नहीं किया है, जोग्राफिया की बुनियाद पर कामयाब करने का वादा नहीं किया है। कंडीशनल वादा है कि अगर तुम मोमिन रहोगे तो हम तुमको कामयाब करेंगे। हमारे लिए मुसर्रत का मकाम है कि हम और आप इस बात को महसूस करते हैं और समझते हैं कि मोमिन कब मोमिन होता है, यानी उसको जब ये यकीन हो जाए कि पूरी दुनिया मिलकर के अगर फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती और पूरी दुनिया मिलकर के अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक कि कायनात के खालिक की तरफ से फायदा और नुकसान मुकद्दर न हो। ये नजरिया जब कायम होता है तो मोमिन शेर हो जाता है और बड़ी से बड़ी ताकतें उनके नजदीक खसो खाशात की तरह नजर आती और उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। आज इस तारीखी प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जिस ईमान की बुनियाद पर कामयाबी का वादा कायनात के खालिक ने किया है और माजी की तारीख ये बताती है कि मुफलिसी दाग नहीं दामन ईमा के लिए, और इस अंदाज में माजी में बुजुर्गों ने कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, उस ईमान की बुनियाद पर और कायनात का खालिक भी उसी ईमान की बुनियाद पर कामयाबी का वादा करता है। जामिया अशरफुल उलूम उसी ईमान को ताजगी देने के लिए, उसे ताकतवर बनाने के लिए एक मरकज की हैसियत रखता है और वो ईमानी बैटरी के लिए गोया उसको चार्ज करने का एक बड़ा मरकज है जिसकी तारीख 100 साल की है और इसने ईमान को इतना मजबूत करके लोगों को मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा है कि वो शेर की तरह वहां रह करके अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उसके असरात, खुशगवार असरात फैल रहे हैं और लोग दूर दूर तक उससे फायदा उठा रहे हैं। ये इदारा बड़ा तारीखी है और मदरसे का जो क़याम होता है, जो मदरसा होता है, वो सिर्फ तालीमी इदारा नहीं होता, वो तहजीबी इदारा होता है, वो मिल्ली इदारा होता है, वो सकाफती इदारा होता है और वो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए सोचने वाला इदारा होता है, काम करने वाला इदारा होता है। इस तरह अशरफुल उलूम कनमा की तारीख बहुत रोशन है, बहुत ताबनाक है और इसने मुल्क ही नहीं मुल्क के बाहर भी फैज रसानी की है और लोग पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। यहाँ के अफराद ने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी, आप इससे वाकिफ हैं, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। आपके इल्म में ये बात है कि 19वीं सदी के अवाइल से एक तहरीक चली और समाज को बिगाड़ने की वो तहरीक जारी रही, बड़ी तेजी के साथ वो तहरीक फैलती रही और वो तहरीक थी ज़ुइमर की तहरीक, जिसने तेजी के साथ समाज में काम करना शुरू किया और ईसाई मिशनरियों के बेइंतहा पैसे खर्च किए उन्होंने। और उनसे जब पूछा गया 30 साल की मुसलसल कोशिशों काविश के बाद कि आप कितने मुसलमान को ईसाई बना सके हैं, रिपोर्ट पेश कीजिए, तो ज़ुइमर ने जो बात कही थी वही हमारा कौले इस्तिशाद है और तफसील से गुरेज करते हुए मैं बिल्कुल अपने मौजू पर आकर के आपसे बात करना चाहता हूं कि ज़ुइमर ने जो बात कही वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और आपके सामने रखना चाहता हूं। ज़ुइमर ने अपने जिम्मेदारों से ये बात कही कि अगर आप समझते हैं कि हम किसी मुसलमान को ईसाई बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं
तो इस कोशिश में हम कामयाब भी नहीं हो सकते। और हमारी तहरीक और हमारी ये कोशिश इसके लिए नहीं है कि हम किसी मुसलमान को ईसाई बनाएं। जिम्मेदारों ने पूछा कि बेइंतहा पैसा खर्च किया है आपने, आप रिपोर्ट दीजिए कि आखिर तहरीक का मकसद क्या है। तो बताया ये कि हम मुसलमानों की आबादी में इस तरह काम करना चाहते हैं और इतनी मेहनत करना चाहते हैं कि वहां से उनको ऐसी आबादी में लेकर के चले जाएं और ऐसे बयाबान में उनको लेकर के चले जाएं जहां से उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, उनका तशख़्ख़ुस खत्म हो जाए, उनका इम्तियाज खत्म हो जाए, वो पहचाने न जा सकें कि ये यहूदी हैं, ईसाई हैं, नसरानी हैं, मुसलमान हैं, क्या है ये पहचाने न जा सकें। हम उस आबादी में इनको लेके जाना चाहते हैं। इनके सीने में जो ईमान चला गया है वो निकलेगा कैसे, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हम इनकी वो आइडेंटिटी छीन करके इनको गुम कर देना चाहते हैं आबादी में। ये ज़ुइमर की तहरीक का मकसद था, जिसको उसने खुद बयान किया था कि हम ये चाहते हैं। एक तहरीक ये तेजी के साथ चल रही थी, दूसरी तहरीक लॉर्ड मैकाले की 1836 से जारी थी और लॉर्ड मैकाले ने उस तहरीक के पेश नजर अपने काम को आगे बढ़ाते हुए इस तरह पेश किया था कि एक निसाबे तालीम तरतीब दिया और निसाब मुरत्तब करके जिम्मेदारों के सामने पेश किया। जिम्मेदारों ने पूछा और ईसाई मिशनरियों का जोर था। एक तहरीक तो समाजी तहरीक ज़ुइमर की चल रही थी और एक एकेडमिक और इल्मी तहरीक लॉर्ड मैकाले की चल रही थी। लॉर्ड मैकाले ने 1836 में अपने निसाबे तालीम की वजाहत की और जिम्मेदारों के सामने ये कहा कि हमारा निसाबे तालीम इस तरह का है और ऐसा हमने इसको बनाया है कि लोग सूरज शबाहत के एतबार से हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नजर आएंगे, लेकिन फिक्र ख्याल के एतबार से वो अंग्रेज रहेंगे। एक इर्तिदाद का सिलसिला ज़ुइमर की तहरीक से चल रहा था, दूसरे इर्तिदाद का सिलसिला लॉर्ड मैकाले के निजाम तालीम से शुरू हो रहा था और उसने पेश किया कि साहब हमारा मकसद ये है। फिर अपने निजाम तालीम को माश से मरबूत किया उन्होंने कि जो इस निजाम तालीम को हासिल करेगा और इसके जेरे एहतमाम आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इस निसाब को फॉलो करेगा, माशी तौर पर वो मुस्तहकम रहेगा, मजबूत रहेगा। गोया लॉर्ड मैकाले का ये निजाम तालीम माशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर आगे की तरफ बढ़ रहा था और उसका मकसद ये था कि लोग सूरज शबाहत के एतबार से हिंदुस्तानी नजर आए, फिक्र ख्याल के एतबार से अंग्रेज रहे। वो ये दोनों तहरीकें काम कर रही थी और तेजी के साथ कर रही थी। हजरात, हमारे अकाबिरीन ने इसकी नोटिस ली। उन्होंने महसूस किया कि इससे तो इर्तिदाद का दरवाजा फैल जाएगा और लोग अपने ईमान और अकीदे से महरूम हो जाएंगे। उन बोरिया नशीनों ने जिनकी कब्रों को अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर से भर दे और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके विजन ने, उनके नजरिए ने, उनकी दूरंदेशी ने महसूस किया कि ये वक्त बैठने का नहीं है बल्कि काम करने का है। चुनांचे 30 मई 1866 में देवबंद में इन अकाबिरीन ने दारुल का क़याम करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि उस तहरीक को इस अंदाज में खत्म किया जा सकता है। और हमारी तहरीक का ज़बान हाल से उन्होंने गोया ऐलान किया कि हमारी तहरीक का मकसद ये है कि सूरज शबाहत के एतबार से यकीनन यहाँ के लोग हिंदुस्तानी नजर आए, लेकिन फिक्र ख्याल के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदा और सरवरे कौनैन के गुलाम नजर आए। और इन बोरिया नशीनों ने नई तहरीक शुरू की और उसकी दाग बिल डाली। फिर उसी साल मज़ाहिर का क़याम अमल में आया। इन बुजुर्गों के उस विजन को, उस नजरिए को आप देखिए और गौर कीजिए। इन बुजुर्गों ने उस निज़ाम तालीम को कायम करने के साथ साथ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई मेयार कायम नहीं किया कि ये इदारा कायम होगा कितने कट्ठे जमीन में, कितने बीघे जमीन में। आज प्राइमरी स्कूल को कायम होना है तो 5 कट्ठा जमीन होनी चाहिए उसके लिए। हाई स्कूल को कायम होना है तो 2 बीघा जमीन उसके लिए होनी चाहिए।
कॉलेज कायम होना है तो 5 बीघा जमीन उसके लिए होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी का क़याम अगर कोई करना चाहता है तो 100 बीघा जमीन उसके पास होनी चाहिए। इमारत का नक्शा तय है, मल्टीपर्पस बिल्डिंग होगी, मल्टीपर्पस हॉल होंगे, क्लासरूम का कितना बाई कितना का कमरा होगा, ये सब निजाम का हिस्सा है। हमारे उन अकाबरीन के विजन को देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्रों को नूर से भरे। उन्होंने महसूस किया कि हम कोई नजरिया नहीं देंगे कि 5 कट्ठा जमीन हो, 2 कट्ठा जमीन हो, 1 कट्ठा जमीन हो, कहां तुम कायम करोगे? तुमको इदारा कायम करना है, यही एक पैगाम था उनका। उस पैगाम का नतीजा ये निकला कि एक आदमी सोचने लगा कि हमको इदारा कायम करना है, मफलूकुल हाल है, जेब में 1 नया पैसा नहीं है, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और चंद बच्चों को बैठा लिया उन्होंने, और तालीम का सिलसिला शुरू हो गया, पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। उस घास पे बैठ गया वो, और उस्ताद बैठ गए, और जब जैसे बैठे वो इंस्टीट्यूशन हो गया और तालीमी इदारा हो गया, और वो काम करने लगा। वहां 2 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, और इस तरह वो इदारा आगे की तरफ बढ़ता गया और काम करता गया। उसी साल मज़ाहिर का क़याम। फिर उसके बाद इस इलाके में, इलाके के लिहाज से हम अर्ज करें आपसे कि मदरसा इमदादिया का क़याम दारुल के क़याम के मुत्तसिलन बाद, यानी 16 साल के बाद 1882 में मदरसा इमदादिया का क़याम निस्ता में अमल में आया। फिर वो इदारा मुंतकिल होकर के दरभंगा शहर में गया और 1898 से वहां काम करने लगा। अब आप गौर कीजिए कि तहरीक शुरू हुई थी वहां से, और वो तहरीक यहां तक पहुंची, पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे में पहुंची, चिराग से चिराग जलाने का काम किया गया, और एक सिलसिला कायम हो गया तालीमी इदारों के क़याम का। इन बुजुर्गों ने इदारे कायम किए, लेकिन इदारों के क़याम में उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि जो मुहर्रिक है, जो बुजुर्ग है, जिसकी फिक्र है, उन अकाबिरीन के नाम से इदारे कायम किए जाएं। कायम खुद किया, अपने बाप दादे का नाम नहीं रखा उन लोगों का नाम कि जिन्होंने तहरीक पैदा की है, जो फिक्र उनकी है वो फिक्र मरने ना पाए, उनका नाम जिंदा रहे, ताकि इस तालीमी इदारे को लोग उनकी फिक्र के साथ जाने और समझें कि ये इदारा इस फिक्र का इदारा है। मदरसा इमदादिया हजरत मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर। फिर 1913 में दमला मदरसे का क़याम अमल में आया, शेखुल हिंद हजरत महमूद हसन के नाम पर इस इदारे का क़याम अमल में आया। फिर उसके बाद वहीं के मशवरे से और तवज्जो से अशरफुल उलूम का क़याम अमल में आया, और इनको हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया गया। आप देखें तो काम करने वाले लोगों का अपने बुजुर्गों से कैसा रिश्ता और ताल्लुक रहा है, ये क़याम और ये नाम बताता चलता है और तवज्जो दिलाता है कि उस फिक्र को जिंदा करने के लिए इस तसलसल के साथ इदारों का क़याम अमल में आया, और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इदारों का क़याम अमल में आता गया। चिराग से चिराग जलने का काम जारी रहा, और आज की सूरत हाल ये है कि कोई आबादी हो, उसके बाद कोई दरिया हो, कोई नहर हो, फिर कोई तालाब हो, उसके बाद कोई बयाबान हो, उसके बाद कोई पेड़ हो, और वहां पर कोई झोपड़ी हो, तो इस इदारे से और इस तरह के इदारे से फारिग तहसील एक आदमी बैठा हुआ एक मकतब चलाता हुआ नजर आएगा। ये फैज़ रसानी है इस निजाम की, और ये निजाम पूरे मुल्क में फैला, और फैल करके उसने खिदमत अंजाम दी। इस इदारे ने दीनी काम किया, समाजी काम किया, रिफाही काम किया, और समाज को कई तरह से फायदा पहुंचाने का काम किया। यह इदारा बढ़ता गया, इसने मुफ्ती पैदा किए, इसने काजी पैदा किए, समाज के मसाइल को करीब से उसने देखा और उसको हल करने की कोशिश की। समाज में जो दूरियां थी, लीगल ओपिनियन के लिए मुफ्तियों ने अपना काम करना शुरू किया, और उनको बताया कि शरीयत इस मामले में यह कहती है। इन्हीं चटाइयों से वो मुफ्ती पैदा हुए,
इन्हीं चटाइयों से वो काजी पैदा हुए जिन्होंने समाज में फैसला देने का काम किया और लोगों को मिलाने का काम किया, लोगों से एक दूसरे के दिलों का रिश्ता मजबूत करने का काम किया। इसी इदारे ने और इसी चटाई ने काजी हजरात को पैदा किया। ये मौका इसका नहीं है कि मैं बहुत तफसील से इसका जायजा लूं, ये मौजू तफसील तलब है, लेकिन इसका मौका नहीं है कि मैं अभी आपसे तफसीली गुफ्तगू करूं। मैं इशारों की जबान में आपसे बात करना चाहता हूं और यूं तो एक बात अधूरी सी कही है मैंने, आप समझें तो मुकम्मल है गुजारिश मेरी। इन इदारों ने काजी पैदा किए और मौलाना अनवारुल्लाह फलक साहब कह रहे थे कि काजी की खिदमत पर भी थोड़ी तवज्जो हो जाए तो बेहतर है। मैं निज़ाम तालीम पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता था कि ये फैला हुआ मौजू भी है और आज के इस 7 साला इजलास से दाखिली रिश्ता भी रखता है कि ताकि हमारे इदारे को जो मुख्तलिफ निज़ाम हाय तालीम राइज हैं, उस निज़ाम हाय तालीम में मदरसा एजुकेशन सिस्टम कितना पॉजिटिव, कितना बामकसद, कितना मुफीद और समाज के गेसुए बढ़म को संवारने के लिए कितना मुनज़्ज़म काम कर रहा है, इस पर मैं आपसे गुफ्तगू करता। मौलाना ने तवज्जो दिलाई, तामील हुक्म के तौर पर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं बतौर मिसाल, इस इदारे से यानी इस तरह के जितने इदारे हैं उससे चटाई पर बैठने वाला आदमी जज बन करके निकलता है और काजी बन करके निकलता है और समाज की उन दूरियों को वो दूर करने की कोशिश करता है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर आप अगर गौर करें और अदालती निजाम पर गौर करें अगर आप, तो आप देखेंगे कि अभी 7 करोड़ मुकदमात निचली अदालतों में पेंडिंग हैं और वो फैसले नहीं हो पा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि पूरे मुल्क में जो 24 हाई कोर्ट है उसमें 997 जजों का स्ट्रेंथ है और अभी काम करने वाले लोग सिर्फ 571 जज काम कर रहे हैं बरसरेकार। तो जजों की यह कमी है और इतने करोड़ मुकदमात निचली अदालतों में हैं, 60 लाख मुकदमात हाई कोर्ट में पेंडिंग है और 40,000 मुकदमात ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वो मुकदमात इंतजार में है कि कब मेरा नंबर आएगा और उस पर गुफ्तगू की जाएगी, उस पर फैसले होंगे। इतना लोड अदालतों पर है। अदालती निजाम में एक सर्कुलर निकाला, वजीर कानून ने उसको फैलाया और फैलाने के बाद यह कहा कि कोई मुकदमा अगर आता है तो जज की यह जिम्मेदारी होगी कि उसको वो, अगर वो सिविल का केस है तो उसको वो पर्सन और इंस्टीट्यूशन की तरफ रेफर करे, यानी उस मुकदमे को किसी मोतबर शख्सियत की तरफ रेफर करे या किसी मोतबर इदारे की तरफ रेफर करे कि इसका फैसला वो वहां से ले लें, इसलिए कि लोड यहां बढ़ेगा और इतने मुकदमात तो अभी पेंडिंग में हैं और मुकदमात आएंगे तो क्या होगा। तो उनकी हिदायत है जजों को कि सिविल के केस को आप मुंतकिल कीजिए समाज के रेस्पेक्टेबल अफराद की तरफ, इंस्टीट्यूशन की तरफ, इदारों की तरफ, ताकि वो लोग मिला जुला करके फैसला कर दें और ये लोड यहां नहीं आए। फिर सरकार ने, महकमा कानून ने इस काम के लिए सीपीसी कोर्ट कायम किया, सिविल प्रोसीजर कोर्ट। उसका काम वहां अदालती अंदाज का फैसला देना और उस अंदाज में वो फैसला दे करके वो फैसला उनका काबिल कबूल है और काबिल अमल है और उसकी कानूनी हैसियत। फिर लोक अदालत कायम किया और इन तमाम इदारों के जरिए फैसले हो रहे हैं। लेकिन इन फैसलों के बावजूद लंबी फहरिस्त अभी मुकदमात की वहां है। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो एक सिस्टम इस बोरिया पर बैठने वाले अफराद की तरफ से भी है, वो दारुल कज़ा का निजाम और काजी का निजाम। अब काजी उस निजाम के तहत फैसला करता है और 2 आदमी को बैठाता है और बैठा करके दोनों की बात सुनता है
और जो गवाह होते हैं उनकी बात सुनता है, और हमारा काजी बहुत अदब के साथ उन गवाहों से ये कहता है कि भाई गवाही देने तो आए हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखो तुम कि आखिरत की जवाबदेही का एहसास भी तुमको रहना चाहिए। और इस एहसास के साथ जब बात करते हैं काजी, तो वो गवाह उठ के चला जाता है कि भाई इनसे ताल्लुक हमारा है, लेकिन हम अपनी आखिरत चौपट नहीं करेंगे। फिर जब फैसला करते हैं वो, तो ऐसा काजी फैसला करता है जो समाज में रिस्पेक्टेबल है और दोनों के लिए काबिल कबूल है, जिसका किरदार और कैरेक्टर वाज़ेह और रोशन है, समाज में उसको तस्लीम किया जाता है, वो फैसला करता है। जीतने वाला भी खुश होता है वहां से, और हारने वाला भी मुसर्रत के साथ वहां से जाता है। वो सोचता है कि हमने अपनी आखिरत बना ली कि यहां फैसला कराया है, तो जीतने हारने वाला दोनों मसरूर होकर के जाता है। जबकि उन अदालतों के निजाम में एक मामला खत्म होता है, दूसरा मामला शुरू होता है। ये हमारा जो निजाम है, दारुल क़ज़ा का निजाम, वो अदालती निजाम को सपोर्ट करता है, और इसलिए सपोर्ट करता है कि यहाँ के हम शहरी हैं, अगर मुल्क किसी परेशानी में है तो हम उसको ताउन भी देते हैं, ताकि ये मसला पेचीदा ना हो, परेशानी का ना हो। और यहाँ से फैसले लिए जाते हैं और लोग फैसले कराते हैं, और इन फैसलों पर एतबार और एतमाद भी रहता है, इसलिए कि वहां फैसलों में बड़ी ताखीर होती है। मैंने कभी कहा था कि इसी रियासत से ताल्लुक रखने वाले ललित बाबू वजीर रेल थे, और 1975 में उनका इंतकाल हो गया हादसे में, वहां समस्तीपुर में। उनका केस निचली अदालतों में 22 जजों ने सुना, और 40 साल तक केस चलता रहा है, अभी हाई कोर्ट नहीं पहुंचा है। वो उनके पैरवीकार उनके भाई साबिक वजीर आला डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने हाथ जोड़ लिया कि अब हम इस केस की पैरवी नहीं करेंगे, इसलिए कि 40 साल तक मुकदमा लड़ते लड़ते अब हम खुद बूढ़े हो गए हैं, और वो केस हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचा है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाने में उसको कितनी मुद्दत दरकार होगी। 22 जजों ने उनके केस को सुना है, और जो 4 मुलजिम थे 2 का इंतकाल हो गया है। अब फैसला कब आएगा? तो ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? इस तरह लोग इधर आते हैं दारुल क़ज़ा की तरफ। ये इस तरह के इदारों की खिदमत का मजहर है कि यहां से पैदा होने वाला आदमी काजी बनता है, मुफ्ती बनता है, और समाज के मसले का हल निकालता है। हजरात, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए और आपसे इजाजत लेकर के मुझे बैठना चाहिए, इसलिए कि आपकी कुव्वत बर्दाश्त का ज्यादा इम्तिहान लिया जाना मेरी सादत के खिलाफ है। अकाबिरीन यहाँ बैठे हैं और देर से बैठे हैं, इस मौजू पर फिर गुफ्तगू होगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये 7 साला इजलास जो शानदार माजी की नुमाइंदगी कर रहा है, उसका इजहार कर रहा है, और हाल का एहतिसाब भी उसके पेश नजर है, और माजी और हाल की बुनियाद पर बनने वाला मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह ताला बड़ा रोशन और ताबनाक होगा। हम इस अज़्म के साथ, इस इरादे के साथ यहाँ से जाएं, और यहाँ के इस पैगाम को हम रिसीव करें कि इन चटाइयों को न उठाइए। अगर आपने इनको उठा दिया तो खुलूस उठ जाएगा। ये चटाइयां कल भी बाफैज थी, आज भी बाफैज है, और इस खाकसार को भी उस चटाई से निस्बत हासिल है, और वही उसका सरमाया है जो काबिल फख्र सरमाया है। और कासमी होना, दारुल देवबंद से फारिग होना या किसी बड़े इदारे से फारिग होना, ये इतना बड़ा एजाज है कि वाइस चांसलर का ओहदा भी वहां पर पस्त हो जाता है और नीचे दिखता हुआ नजर आता है। नाजा हूं अपने कल्बे शिकस्ता की शान पर, है अर्श को हसद इसी टूटे मकान पर। हमारे अकाबिरीन और अहले मदारिस ने हमेशा इन बोरियों की हिफाजत की है, और तारीख गवाह है कि उनके खसपोस इमारत को फलकपोस इमारतों ने झुक करके सलाम किया है, और खसपोस इमारतों में फलकपोस तालीम होती रही है,
और ऊंची ऊंची तालीम होती रही है, बड़े बड़े इदारों ने तस्लीम किया है। यही वजह है कि अहले मदारिस को जब तवज्जो दिलाई जाती है कि आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदारिस की स्कीम से फायदा उठाइए, मदारिस की जदीदगारी की तरफ वो बढ़िए, आगे आइए, आप सहूलत लीजिए, तो वो ये कहते हैं कि ये कफस ही मुझको अजीज है, मैं यहीं रहूंगा करार से, ये कफस ही मुझको अजीज है, मैं यहीं रहूंगा करार से, मुझे इस चमन से न ले चलो, मैं डरा हुआ हूं बाहर से। तो उन इदारों की तरफ हमें जाना नहीं है, हमें उन चटाइयों पर आज भी नाज है। मैं आखिरी बात आपसे आपके एतमाद के लिए अर्ज करना चाहता हूं, मेरा ताल्लुक दोनों निजाम तालीम से रहा है। चटाई पर हमने बैठ करके इक्तिसाब किया है और हासिल किया है, वही मेरा सरमाया है। और यूनिवर्सिटियों में दूसरी जगहों पर पढ़ाने का इत्तेफाक होता है। मैं आपके एतमाद के लिए आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं कि निसाब तालीम के नाम पर अहले मदारिस को मरूफ करने की कोशिश की जाती है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मैंने दोनों निसाब को देखा है। जो निसाब आप अखलाक मोहसिनी के अंदाज में, गुलसिता बोस्ता के अंदाज में, अखलाक जलाली के अंदाज में, करीमा के अंदाज में, हमदबारी के अंदाज में चटाई पर बैठ के पढ़ा देते हैं उन बच्चों को जो नाक से उसके गिलादत और गंदगी आती रहती है और साफ करने का शऊर नहीं होता है। उस जमाने में आप जो इल्म उसको मुंतकिल कर देते हैं। एमए में जो यूनिवर्सिटी की मास्टर डिग्री है और यूनिवर्सिटी की वो आखिरी डिग्री है, एमफिल, पीएचडी, डीलिट, ये स्पेशलाइजेशन की डिग्रियां हैं। यूनिवर्सिटी की आखिरी डिग्री एमए की डिग्री है, वो मास्टर डिग्री कहलाती है। गुलसिता बोस्ता के अबवाब और मुंतखब अबवाब वहां के एमए के निसाब का हिस्सा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये फासला है आपके निसाब में और वहां के निसाब में, तो इसलिए बड़े एतमाद के साथ आप अपने निसाब पे कायम रहिए। साले कदीम नाफे जदीद आपके पेशे नजर हो, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अपने निसाबे तालीम पर बिल्कुल मुतमईन रहिए। इसी निसाब ने काजी मुजाहिद इस्लाम कासमी पैदा किए हैं, मौलाना आजाद पैदा किए हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन अहमद मदनी पैदा किए हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी पैदा किए हैं। इसी निसाब ने पैदा किया है और इसी निसाब ने आगे बढ़ाया है लोगों को। आईने पे गुबार है, ये तेरी नजर का फशार है, इसी आईने से सवर गए जिन्हें था सवरने का हौसला। तो आप इस निसाब पर मरकूज होकर के इन इदारों की खिदमत में चार चांद लगाइए, आगे बढ़ाइए। समाज आज अखलाकी कदरों से महरूम होता जा रहा है। ये इदारे मुआशरे में और समाज में अखलाकी कदरों की हिफाजत कर रहे हैं और मोरल वैल्यूज इन इदारों की वजह से समाज में जिंदा है। अगर ये इदारे न होते तो मोरल वैल्यूज में मजीद गिरावट होती। ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, शकील ठेस न लग जाए आप गिनों को। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।